Hello everyone. Good afternoon. Today I am recording Ind AS 116. Ind AS 116 जैसा कि आप सभी जानते हैं Ind AS 116 किस बात के लिए है? ये है अकाउंटिंग फॉर लीज एग्रीमेंट। ये कवर करता है अकाउंटिंग फॉर लीज एग्रीमेंट को। इसमें जो बातें हैं, क्या क्या बातें हैं इसमें, तो इसमें यदि हम बातें करें तो हमने डिस्कस कर रखा है अकाउंटिंग की। यदि हम बात करें तो अकाउंटिंग इसमें हमने लेसी के लिए क्या क्या अकाउंटिंग करनी है, लेसर के लिए क्या क्या अकाउंटिंग करनी है, लेसी किस प्रकार से एसेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, उस एसेट्स को हम बोलते हैं रॉ एसेट्स, ROU एसेट्स, और किस प्रकार से लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है, लीज लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड। लेसर के लिए इसमें क्या है कि दो ऑप्शन है। लेसर के लिए बिल्कुल पुराना है, यहाँ पे जैसे आप पहले पढ़ते थे AS19, तो AS19 जैसा ही है कि आपको देखना है कि जो लीज है वह ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग लीज है या फिर फाइनेंशियल लीज है। यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि इंड AS 116 यदि है ना, तो ये 116 में ये वाला पॉइंट अपना कवर होता है। सच्चाई देखी जाए इस AS की, इंड AS की, तो ये अपना लिटरली देखें तो दिस पार्ट इज द इंड AS 116, जिसमें न्यू डेफिनेशन दी हुई है कि नया डेफिनेशन क्या है लीज का, और बिल्कुल लेसी की जो अकाउंटिंग है, लेसी की अकाउंटिंग चेंज हुई है। इतना हमने थियोरेटिकल डिस्कस किया। इतना डिस्कस करने के बाद आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका क्या नाम है, तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, आज का मुद्दा है अपना सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। हमें डिस्कस करना है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन के बारे में। तो लिखेंगे इट इज अ ट्रांजैक्शन in which assets is sold by seller, assets is sold by seller। सेलर क्या करेगा, सेलर अपने इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच एसेट्स इज सोल्ड बाय सेलर एंड same assets is reacquired by him on lease। उसी एसेट्स को फिर से दोबारा वो एक्वायर कर लेता है, किस पे, लीज पे। सेलर इज लेसी, सेलर इज लेसी, सेलर क्या बन जाता है, लेसी, क्योंकि उसने लीज रीएक्वायर कर लिया। तो सेलर इज लेसी एंड परचेजर ऑफ एसेट्स, जो खरीदने वाला है, जिसे आप बायर बोल सकते हो, बिकम्स द लेसर, वह लेसर बन जाता है। फिर अगला पॉइंट आपको देखना है द एबव सेल,
जो ऊपर में सेल हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, तो ये जो सेल हुआ है ना, द एबव सेल शुड satisfy the condition of sale as per Ind AS 115, जिसका नाम है revenue from contract with customer। इसको बोलते हैं हम revenue from contract with customer। तो रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में जो सेल की डेफिनेशन दी हुई है, यदि आप उस सेल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देते हो, तब देन सेल एंड लीज बैक इज कवर्ड बाय इंड AS 116। आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो सेल ऊपर में दिया हुआ है वह सेल कहीं ना कहीं इंड AS 115 में, जो कि रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर है, उसके जो सेल्स के डेफिनेशंस दिए हुए हैं उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे कई सारे कंडीशन है, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये सेल इंड AS 116 में कवर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या इसको लिखना है तो इसको लिख लेंगे। मैं थोड़ा चलता हूं आगे, मैं दूसरा पार्ट इसका डिस्कस करूंगा। दूसरा पार्ट क्या है इसका सर? दूसरा पार्ट है द above cell does not satisfy the condition of cell as per Ind AS 115, then such sale and leaseback transaction is just a फाइनेंशियल अरेंजमेंट। ये बिल्कुल एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, यानी ये एक लोन है, फिर आप इसे सेल नहीं बोल सकते। एंड इट शैल बी कवर्ड बाय इंड AS 109। फिर जो लोन की अकाउंटिंग है, जो आप इंड AS 109 में करते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लोन की अकाउंटिंग, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग हो जाएगी। वह सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग फिर इंड AS 116 में कवर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट है अपना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी के बुक में सेल एंड लीज बैक जो 116 में कवर्ड हो रहा है, ऑब्वियस उसी की बात होगी। जो 109 में कवर्ड हो गए उसकी बात नहीं हो रही है। तो 116 में जो सेल कवर्ड है वही 11 मतलब 116 में जो कवर्ड है, मतलब इंड AS 115 के हिसाब से जो सेल के परिभाषा को सेटिस्फाई करता है उसकी हम एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप कि इफ एसेट्स इज सोल्ड एट excess of its fair value। यदि एसेट्स को हम इसके फेयर वैल्यू से ज्यादा में बेचते हैं तो इसकी एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। यदि हम एसेट्स को उसके फेयर वैल्यू से ज़्यादा में बेच रहे हैं, एसेट्स को उसके फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे हम बेच रहे हैं, इफ एसेट्स इज सोल्ड एट एक्सेस ऑफ इट्स फेयर वैल्यू, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, आपने यहाँ पे सेल किया है और आप लिख रहे हो बैंक टू लीज लायबिलिटी। तो मैं बताऊंगा बच्चे ये मैंने क्यों लिखा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया। दूसरी एंट्री लिखेंगे, इफ एसेट्स is sold in excess of its book value। एसेट्स की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब हुआ बच्चे यहाँ पे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है। इफ एसेट्स इज सोल्ड इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा में यदि हम एसेट्स को बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो ये एंट्री बच्चे मैं अगले पेज पे करूँगा। जो बच्चे लिख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं उसको बाद। चलो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चे कि एक एसेट्स है उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा मुझसे बेच रहा हूँ मैं, तो आप बचपन से एंट्री पास कर रहे हो ना। जल्दी से मुझे बताओ, आप बेचते हो किसी एसेट्स को उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा पे, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बुक वैल्यू से ज़्यादा भी बेचेंगे तो बच्ची यही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये हमारी दूसरी एंट्री। एसेट्स सोल्ड, ये एंट्री हो गई। अब आ जाओ आप थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या बोल रहा है, आ जाइए। ये बच्चे एंट्री थी सेल, यहाँ पे हमने सेल किया। वास्तविक तरीके में देखो तो सेल एंड लीज बैक, ये मैंने सेल किया। अब मैं लीज बैक पे मैं एसेट्स को लूंगा। लीज बैक मतलब वही एसेट्स मेरे पास लीज के फॉर्म में आ गया। तो जब भी आप लीज पे एसेट्स को लेते हो तो कॉमन सेंस की बात है, क्या एंट्री पास करते हो, रॉ एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो आपने लीज पे लिया। अब क्या है ना कि इस एसेट्स की ना वैल्यूएशन होगी। यहां बच्चे थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको कि ये जो एसेट्स है ना, इस एसेट्स की वैल्यू क्या होगी ना, रॉ एसेट्स की आपको करनी पड़ेगी वैल्यूएशन। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी वैल्यूएशन रॉ एसेट्स पे। 2 में आ जाएगा, यहाँ पे 2 में आएगा लीज लायबिलिटी, जो आपका लीज लायबिलिटी है। तो एसेट्स आया लीज लायबिलिटी पे, बट इस एसेट्स के आने से जो एसेट्स मेरे पास ही था, ये एसेट्स तो मेरे पास ही था, ध्यान से देखो ना, ये एसेट्स मेरे पास ही था, मैंने इसको बेच दिया और दोबारा अपने पास ले आया। तो इस
जो लेन देन हुआ है, जस्ट एक्सचेंज हुआ है कि एसेट्स मेरे पास ही था, लीज पे दोबारा आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप किसी को बेच देते हो, फिर जिसको बेच रहे हो उसी से तुम दोबारा लीज पे ले लेते हो, तो बिल्डिंग पहले भी तुम्हारा था, बिल्डिंग अब भी तुम्हारे पास ही है, बट उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो मॉडल है वो चेंज हो गया। बिल्डिंग अभी भी वही है, कल भी वही था, बट क्या है ना कि एक एंट्री हो गई अकाउंटिंग में कि पहले उस बिल्डिंग का सेल हो गया, अब उस बिल्डिंग को तुम फिर से किस पे ले रहे हो, लीज पे। तो ये जो अकाउंटिंग इंपैक्ट हो रहा है ना, इसकी वजह से यदि लॉस हो गया तो उसको हम यहां पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल एंड लीज बैक डेबिट, उसे हम डेबिट, ये बच्चे आएगा अपना बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग एसेट्स एक्वायर्ड ऑन एसेट्स को हमने लीज पे एक्वायर्ड, ये 3 एंट्री आपको पास करनी होती है लेसी के बुक्स में यदि आप करते हो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन तब। ठीक है दोस्तों, चले आगे। yes. नेक्स्ट पॉइंट है अपना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप समझो, आपको ना 3 वैल्यू के साथ खेलनी है, गेम प्ले करना। सबसे पहले जो वैल्यू है उसे मैंने कहा कैरिंग अमाउंट, फिर मैंने कहा उसके बाद जो वैल्यू, ओहो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैरिंग अमाउंट को ही बुक वैल्यू बोलते हैं। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू ही है, ये बुक वैल्यू। उसके बाद जो वैल्यू है साहब, उस वैल्यू को हमने कहा दिस इज द फेयर वैल्यू, और फिर यहाँ जो आया उसे हमने कहा सेल प्राइस। आपने इतना में एसेट्स बेच दिया, तो कोई एसेट्स है जिसकी मान के चलो बुक वैल्यू 7 लाख रुपए की है, उसकी फेयर वैल्यू 8 लाख रुपए की फेयर वैल्यू। ठीक, फेयर वैल्यू का मतलब एक तरीके से समझो आर्म लेंथ प्राइस, इस एसेट्स का मार्केट में सही सही क्या वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी इसको खरीदेगा तो कम से कम कितना वैल्यू इसका देगा, 8 लाख। 7 लाख की चीज का कोई 8 लाख रुपए दे रहा है, बहुत बढ़िया, सब कोई देगा। बट तुमने क्या किया, तुमने कर दिया चमत्कार। चमत्कार क्या किया आपने, आपने साहब इसका सेल प्राइस रखा, सेल प्राइस आपने रखा इसका 9 लाख रुपए, आपने इसके जो सेलिंग प्राइस रखे साहब वह रखे 9 लाख रुपए का सेलिंग, समझो। मतलब ये कि 8 लाख रुपया इज द मैक्सिमम प्राइस या जेन्यून प्राइस, मुझे 8 लाख मिलना चाहिए इस एसेट का बिकॉज वो फेयर वैल्यू है। बट मुझे मिल कितना रहा है बताओ, 9 लाख रुपये मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे 1 लाख रुपया जो मिल रहा है ना, ये प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं है। ये कोई सा भी पर्सन मुझे बताओ, यदि मैं किसी को भी अपना कोई सामान बेचूंगा तो उसके पैसे जो मुझे मुझे मिलेंगे वो तो फेयर वैल्यू ही मिलेंगे। फेयर वैल्यू से यदि ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसके सब्सटेंसेस को तुम चेक करो, वहां कोई प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है। इंडियस 116 बोलता है कि जो तुमको ज्यादा पैसा मिल रहा है ना बच्चे, वो तुम्हारे लिए एक तरीके से लोन है, प्रॉफिट नहीं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लैंड, एंट्री बताओ, फिर एसेट्स सोल्ड in excess of selling price over
फेयर वैल्यू। ये आपने एक तरीके से साहब लोन ले लिया, ये आपका जो डिफरेंस है ना 1 लाख रुपए का, ये आपने लोन लिया, 1 लाख का आपने। चलिए सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री हम क्या लेंगे अपने पास, एसेट्स को बेचेंगे। तो एसेट्स के बेचने की एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट्स के बेचने की एंट्री टू एसेट्स, एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वही तो तुम लिखते हो। तो एसेट्स की बुक वैल्यू कितने की बताओ, 7 लाख रुपए की है। मैं एक काम करता हूँ, ये 1-1 लाख का दोनों में सेम आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, है ना, इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू लगा देता हूँ मैं। इसकी वैल्यू जो है ये मान लो ये है 7 लाख। तो यहाँ जो मैं लिखूंगा कैरिंग अमाउंट एसेट्स का जो मुझे मिलेगा बेच के, वो कितना मिलेगा मुझे बेच के, जल्दी से बताया बच्चे। एसेट्स की मैंने बुक वैल्यू कर दी 7,50,000 टू गेन ऑन सेल। 7,50,000 के बदले मुझे पैसे कितने मुझे मिले, फेयर वैल्यू के 8 लाख। तो गेन कितने का हुआ, 50 एसेट्स। सो हमने एसेट्स को बेच दिया, ये दो एंट्री। ये फर्स्ट एंट्री हो गया अपना, ये अपना सेकेंड एंट्री हो गया। अब आ जाओ बच्चे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या हो, थर्ड एंट्री में आपको एंट्री पास करनी है ROU एसेट्स। ROU एसेट्स क्या करना है आपको, डेबिट करना है। जो थर्ड एंट्री है बच्चे वो बिल्कुल आपको संभल के पास करना है। यहाँ पे आपको चीजों को समझना है। थर्ड एंट्री जो मैं पास करूंगा तो क्या होगा, एसेट्स मेरे पास आया, ये होगा ROU एसेट्स डेबिट, और मैंने समझाया था यहाँ एक स्टार लगा दो, इसकी वैल्यूएशन करें। और फिर मैंने कहा था लीज लायबिलिटी, मैंने कहा आपको लीज लायबिलिटी की बात। तो लीज लायबिलिटी की हम बात करें बच्चे, तो लीज लायबिलिटी क्या होता है, लीज लायबिलिटी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, जिसको आप डिस्काउंट करते हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यदि दी हुई है तो, और यदि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी है तो फिर आप इसे डिस्काउंट करते हो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट पे। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट पे आप इसे क्या करते हो, डिस्काउंट करते हो। तो ये तो आपको दिया हुआ है, मान के चलो कि रेंट पे कर रहे हैं हम, लेसी, बिल्कुल स्टार लगाए यहाँ पे, और सवाल में दिया हुआ है ऐसा मान लो तो कि लेसी ना 20,000 का ना लीज रेंटल पे करेगा 10 साल तक, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर रहा कि मान लो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, और ये प्रेजेंट वैल्यू तुम मान लो, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया हमारा 4,50,000, मान लो। तो टोटल जो आपकी लीज लायबिलिटी है वो कितने की है, 4,50,000 की है। उसमें तुम पहले से ही कितना लीज लायबिलिटी बुक कर रखे हो, ध्यान से दे। ये टोटल मैंने वर्किंग नोट किया कि जो भी मैं रेंट पे करूंगा, जो भी मैं, सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे, जो भी मैं रेंट पे करूंगा उस रेंट का यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फ्यूचर लेस पेमेंट का। वह कितना आ गया, 4,50,000। उस 450 में मैंने ऑलरेडी कितना रिकॉर्डिंग कर रखी है बताओ, 1 लाख रुपये। तो मुझे यहाँ कितनी लेनी है बताओ, यहाँ जो मैं वैल्यू लूंगा वो वैल्यू में कितना लूंगा, ऑब्वियस सी बात है
टोटल लीज लाइबिलिटी मेरे पास 4,50,000 रुपये की आ रही है, जिसमें मैंने 1 लाख यहाँ बुक कर रखा है। तो मुझे यहाँ कितना वैल्यू लेना है? मुझे यहाँ लेना है 3,50,000। यही तो आएगा। क्यों सर? क्योंकि टोटल लीज लाइबिलिटी हमारे पास 4,50,000 की है, जिसमें पहली एंट्री में ही हमने माना 1 लाख रुपए का मुझे लोन मिला। इसकी वैल्यू कितनी की आ गई? 350। अब रॉ एसेट्स की वैल्यू कैसे निकालें? तो रॉ एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे आपको यहाँ देखना है। यहाँ देखो, एसेट्स के अभी तक जो हालात थे वो क्या हालात थे? तुम्हारे पास जो पुराने एसेट्स थे, पुराने एसेट्स की कैरिंग अमाउंट कितने की है? 7,50,000 रुपए की। पुराने एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है? 7,50,000। 7,50,000 का कैरिंग अमाउंट है साहब, आप उसको कितना में दिखा रहे थे? 8 लाख में। तो 7,50,000 के एसेट्स को, ये ध्यान दो ना, ये तुम्हारा पुराना एसेट्स है। एसेट्स जो तुम्हारे पास सेल एंड लीज बैक से पहले था, उस एसेट्स की वैल्यू कितने की है? 7,50,000 रुपए की। तो 7,50,000 रुपए की फेयर वैल्यू कितने की है? 8 लाख रुपए की है। तो जब 7,50,000 रुपए की फेयर वैल्यू 8 लाख रुपए की है ना सर? जब 7,50,000 रुपए की कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू है, उसका फेयर वैल्यू 8 लाख है, तो यहां जो तुम एसेट्स ला रहे हो, इस एसेट्स के लिए कितना वैल्यू तुम लिख रहे हो? बताओ जल्दी से। 3,50,000। ये एसेट्स टू लाइबिलिटी है ना, ध्यान से देखो ना, एंट्री यही सर, एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी। तो एसेट्स टू लाइबिलिटी यदि मैं यहाँ पे 350 लिख लूँ, यदि मैं यहाँ 350 लिख दूँ, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सेम एसेट्स ही आया, मार्केट से एसेट्स लाता मैं, तो मार्केट से एसेट्स लाके तो मैं लिख लेता, बिल्कुल एक नया एसेट्स मार्केट से लाके तो मैं लिख लूंगा, रॉ एसेट्स 3,50,000 रुपया, लाइबिलिटी 3,50,000। बट ये एसेट्स मार्केट से नहीं है, ये एसेट्स तो मेरे पास पहले भी था। तो मैं पहले वाली वैल्यू को बिल्कुल एक बेस लूंगा और उस बेस के हिसाब से ही मैं काम करूंगा। इसका 350 वैल्यू कभी नहीं आए। तो आप उठाओगे कैलकुलेटर और आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ आप करो जल्दी से वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ये है, ये रहा बुक वैल्यू, ये रहा फेयर वैल्यू। जब बुक वैल्यू है 7.5 लाख, तो उसकी फेयर वैल्यू कितने की है? 8 लाख की है। यहाँ बुक वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 3.5। इसका वैल्यू ढूंढो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 8 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 7.5, ये आ गया 3.733। 3,73,333। तो चूंकि देखो यहाँ पे, यहाँ रिवैल्यूएशन गेन हो रहा था ना, 7,50,000 रुपए की फेयर वैल्यू 8 लाख है, रिवैल्यूएशन गेन थोड़ा सा हो रहा था, तो यहाँ मुझे हल्का सा गेन हो गया, लॉस नहीं होगा। मैंने हालांकि एंट्री में लॉस लिखवाया था, गेन हो गया। गेन कितने का हुआ? गेन हो गया 23,033 लिखा गेन। आई बात समझ दोस्तों? आपने समझ लिया होगा उसको। इस पे एक सवाल भी है जो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सेम सवाल है, स्टडी मैट में उस सवाल को कर लीजिएगा। होपसुल कि वह सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ